इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं रचना बंसल। अलग अलग वक्त पर अलग अलग न्यूज हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। राजस्थान के कोटा में जो बच्चों के बढ़ते सुसाइड के मामले थे, उसने सिर्फ कोटा या राजस्थान की चिंता नहीं बढ़ाई, देश भर के पेरेंट्स की चिंता बढ़ा दी। बहुत से बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे थे, नहीं तैयारी हो पाई, नहीं सक्सेसफुल हो पाए, तो उन्होंने सुसाइड किया या फिर वो अलग अलग प्रेशर से अलग अलग कोर्स की पढ़ाई करते हुए जूझ रहे थे। ऐसे बहुत से सवाल हर पेरेंट के मन में होते हैं। हम क्या करें बच्चे के लिए आगे बढ़ाने के लिए? उसे कौन सा कोर्स कराएं, कौन सा हम सब्जेक्ट ऑप्ट करें, कौन से हम फील्ड में जाने की तैयारी करें? ऐसे बहुत से सवाल हैं और उन सभी सवालों का जवाब आप तक आसान भाषा में सही तरीके से पहुंचाने के लिए हमारे साथ हैं एजुकेशन एक्सपर्ट ज्योति अरोरा जी। ज्योति जी, बहुत स्वागत है आज आपका। नमस्कार। मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत से सवाल जो कि आम लोगों के जहन में होंगे और उन सवालों को मेरे जरिए मैं आप तक पहुँचाऊँगी ताकि हर पेरेंट के सवालों के जवाब आपके जरिए आसान भाषा में उन तक जा सकें। सबसे पहले मैं नीट के एग्ज़ाम को लेकर ही बात कर लेती हूँ। 5 मई को एग्ज़ाम है नीट का। बहुत से बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, बहुत प्रेशर भी झेल रहे होंगे। बच्चों का एग्ज़ाम तो है ही, पेरेंट्स का अलग एग्ज़ाम है, उनकी भी दिल की धड़कनें बढ़ी होंगी। नीट को लेकर थोड़ा सा बताइए, कितनी तादाद में बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, क्या कुछ जहन में चलता है, कैसे इसे ऑप्ट करते हैं? देखिए, अगर मैं बात करूं कि नीट के अंदर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने होते हैं, तो मैम इस साल का आंकड़ा ये कहता है कि इस साल लड़के और लड़कियां मिला करके अप्रॉक्सीमेटली 24 लाख कैंडिडेट अप्लाई किया है, जिन्होंने वो इस बार नीट 5 मई को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं MBBS BMS UG एडमिशन्स के लिए। मैम तो 24 लाख बच्चे, जिसमें छात्र छात्राएं लड़के लड़कियां दोनों हैं, 24 लाख बच्चे एग्जाम में बैठेंगे, लेकिन कितने की संख्या में वो कैपेसिटी है, सीट्स कितनी हैं? मैम देखिए, अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ़ सीट पेन इंडिया, तो अप्रॉक्सीमेटली गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिला के 1,10,000 के आसपास मैम मात्र सीटें हैं, जिसमें गवर्नमेंट की जो मेन लड़ाई रहती है बच्चों की, जिसमें भाग दौड़ रहती है कि हमें गवर्नमेंट ही ऑप्ट करना है, तो वो मात्र 55,000 सीटें हैं। मैम ज्योति जी, ये तो बड़ी हैरानी वाली बात है कि 24 लाख बच्चे बैठ रहे हैं और 1,10,000 सिर्फ सीट हैं, जिसमें कि 55,000 जिसमें कि 55,000 आप कह रहे हैं, सिर्फ 55,000 गवर्नमेंट सीट्स हैं, जिसके लिए ज्यादा ये रेस आगे चलती होगी। अब मेरे मन में ये सवाल है, क्योंकि क्लियर करना इजी तो रहता नहीं है, क्या वो मार्क्स रहते हैं जिसमें लगता है कि हाँ अब ये पड़ाव पार हो गया है नीट का, फिर आगे की तैयारी करनी है? मार्क्स कितने चाहिए होते हैं नीट क्लियर करने के लिए? मैम देखिए, अगर मैं मार्क्स की बात करूँ तो इस पे स्पेसिफिक हम एग्जैक्ट मार्क्स आपको नहीं बता सकते। रीज़न बिहाइंड मैम, इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज होती हैं। लाइक SC कैटेगरी के लिए अलग कट ऑफ रहता है, ST कैटेगरी होती है हमारे इंडिया में, EWS कैटेगरी होती है, एक PH कैटेगरी है जिसको हम फिजिकली हैंडीकैप बोलते हैं, उसके अलावा जनरल कैटेगरी है, जनरल में EWS भी है। तो अगर मैं जनरल की बात करूँ तो मिनिमम हम 610 से 615 नंबर अगर रहते हैं तो एक बच्चा जनरल सीट में MBBS की गवर्नमेंट सीट उठा पाता है। ये नंबर कितने में से कितने होते हैं? थोड़ा सा और 720 नंबर का एग्जाम होता है। हाँ। जिसमें से मैम 610 615 अगर आएंगे तो हम कह सकते हैं कि बच्चे को गवर्नमेंट सीट मिल पाएगी। और इसमें भी मैम स्टेट लेवल पे अलग कट ऑफ होती है। मैम 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट की अलग अलग काउंसलिंग होती है। इसमें अगर मैं सीट बाइफिकेशन की बात करूँ तो मैम गवर्नमेंट कोटा अलग होता है, मैनेजमेंट कोटा अलग होता है और NRI कोटा अलग होता है। और हर स्टेट अपनी खुद की इंडिविजुअल काउंसलिंग करता है। मैम ये बड़ा टफ है, लेकिन इतने अच्छे मार्क्स लाना, फिर वो जो पढ़ाई का प्रेशर है, नीट की तैयारी करना, लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं 24 लाख बच्चे बैठेंगे, 1,10,000 सीट। ये मेरे लिए बड़ा हैरान करने वाला आंकड़ा है, जिसमें सिर्फ 55,000 वो सीट्स हैं जो गवर्नमेंट सीट हैं। हर किसी की कोशिश यही रहती होगी ज्योति जी कि गवर्नमेंट सीट मिल जाए बस किसी तरह से। अगर नहीं मिल पाई तो क्या? मैम देखिए, नो डाउट सबकी रेस रहती है MBBS गवर्नमेंट, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि अगर गवर्नमेंट सीट नहीं मिली तो क्या। क्योंकि मैम प्राइवेट की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी हैवी ऑन पॉकेट होता है। अगर मैं प्राइवेट में MBBS की बात करूँ तो मिनिमम हमारे कुछ राज्य हैं इंडिया के अंदर, जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, कर्नाटका हो गया या केरला हो गया। मैम यहाँ पे सालाना फीस हमारी 8 से 10 लाख रुपए रहती है। लेकिन अगर वहाँ पे भी एडमिशन नहीं मिल रहा, क्योंकि हाई रैंक वाले बच्चे फिर सबसे पहले उसी को ऑप्ट करेंगे।
तो जो कम नंबर वाले बच्चे हैं मैम, उसमें 12 लाख से लेके 26 लाख रुपए साल तक की फीस होती है, और ये 5.5 साल की पढ़ाई है। और ये फीस मुझे तो नहीं लगता हिंदुस्तान में हर कोई अफोर्ड कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। बहुत सारे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मैम सिर्फ ड्यू टू द रीजन ऑफ बजट, कि उनका लैक ऑफ बजट और लैक ऑफ मार्क्स की वजह से मैम वो साल दर साल ड्रॉप करते हैं। और मेरे सभी अभिभावकों से ये रिक्वेस्ट है, सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम 1 से 2 अटेम्प्ट दें। ज़्यादा अटेम्प्ट देने का कारण हो जाता है कि बच्चा डिप्रेस हो जाता है। कम नंबर वाला बच्चा प्राइवेट सीट ऑप्ट कर लेता है, हाई नंबर वाला बच्चा अगर गवर्नमेंट नहीं मिलता तो वो फिर से ड्रॉप लेता है, जो कि डिप्रेशन का और एंजाइटी का एक बहुत बड़ा रीज़न है मैम। यही डिप्रेशन तो कोटा में लगातार सुसाइड की वजह बना हुआ है। और कोटा क्यों, मैं कहूँ देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें सामने आती हैं। हम तो नीट की बात कर रहे हैं, वो छोटी क्लासेस में इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। अब मैं वापस से नीट पर आती हूँ, चूँकि आपने कहा 5 मई को एग्जाम है, 24 लाख छात्र छात्राएं एग्जाम देंगे, 1,10,000 के करीब सीट है, जिसमें सिर्फ 55,000 गवर्नमेंट सीट है। आपने कहा कि जो नीट क्लियर कर लेते हैं, अगर अच्छे मार्क्स से नीट क्लियर कर लिया, क्या फिर यहाँ से सारी परेशानियां इजी हो जाती हैं? क्या एक मुश्किल पड़ाव सिर्फ नीट है, या फिर उसके बाद भी ये स्ट्रगल और कोशिशें जारी रहती हैं और जारी रखनी पड़ती हैं? अगर मैं बात करूं तो मैम एग्जाम होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद ही असली जंग जारी होती है, स्टार्ट होती है। रीजन बिहाइंड इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना डिफरेंट प्रोसेस है हमारे मेडिकल एडमिशन का, जिसमें सिर्फ नंबर लाना ही काफ़ी नहीं है। मार्क्स आने के बाद, रिजल्ट आने के बाद एक सही कॉलेज का चुनाव बहुत ज़रूरी है मैम, जिसमें कि पेरेंट्स, नॉर्मली बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं मैम, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, फैकल्टी कैसी है, इक्विपमेंट्स कैसे हैं उस हॉस्पिटल के अंदर, उस मेडिकल कॉलेज में। मैम स्टैब्लिश ईयर क्या है, कॉलेज कितना साल पुराना कॉलेज है, कहीं हम नया कॉलेज तो मैं पूछने भी वाली थी कि कॉलेज का चुनाव कैसे करें। अच्छा कॉलेज जो पॉकेट फ्रेंडली भी हो, जिसमें बच्चा सीखे भी, आगे बढ़े भी, स्कोप ज्यादा अच्छा हो। जी मैम, या तो आपकी प्रीवियस ईयर की एक्सपर्टाइज इतनी ज्यादा हो कि आप सारे आंकड़ों को भली भांति जांच पाएं और उसके बाद में कॉलेज का चुनाव करें, या फिर किसी अच्छे एक्सपर्ट की सलाह के साथ ही चले, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसमें कि पेरेंट्स को ध्यान रखना होता है। लाइक कितने बेडेड हॉस्पिटल है, ओपीडी फ्लो कितना है। मैम एक डॉक्टर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट। अगर पेशेंट की नंबर ऑफ पेशेंट्स ज्यादा होंगे तभी एक डॉक्टर की अच्छी प्रैक्टिस होगी। फैकल्टी कितनी पुरानी है, कितना अच्छा पढ़ा रही है। एक और बात मैं अपने पेरेंट्स को बताना चाहूँगी मैम, कैंडिडेट जहाँ से MBBS की पढ़ाई करता है, जिस राज्य से करता है, उस राज्य की 50% सीट्स के लिए वो PG रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो शहर, कॉलेज, इस्टेब्लिश ईयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, इक्विपमेंट्स, OPD पेशेंट फ्लो, कितने बेडेड हॉस्पिटल है, और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फी स्ट्रक्चर क्या है कॉलेज का। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही एक कॉलेज का सही चुनाव हम कर सकते हैं। अच्छा, अब अगला सवाल मेरा, चूँकि आपने कहा 24 लाख बच्चे बैठे, 1,10,000 सीट, सबसे पहली कोशिश होगी बस किसी तरह गवर्नमेंट सीट मिल जाए। 55,000 हैं, लिमिटेड हैं, नहीं मिली, फिर उसके बाद प्राइवेट, हमें ये मजबूरी है MBBS करना है तो प्राइवेट की तरफ जाना होगा। वहाँ जो फीस स्ट्रक्चर है इतना ज़्यादा हाई है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर नीट क्लियर करने के बाद भी MBBS में एडमिशन ना मिले तो क्या करें? देखिए मैम, अगर बच्चे का MBBS में एडमिशन नहीं हो रहा, आइदर गवर्नमेंट और प्राइवेट, गवर्नमेंट में मार्क्स की वजह से नहीं हो पा रहा और प्राइवेट में हम बजट की वजह से नहीं जा पा रहे, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं मैम जिसमें कैंडिडेट डॉक्टर बन सकता है। खाली MBBS डॉक्टर नहीं होता मैम, एक आयुर्वेदिक भी डॉक्टर होता है जिसको हम BAMS बोलते हैं। BHMS होता है जिनको होम्योपैथिक डॉक्टर बोला जाता है। BUMS होते हैं मैम जिनको यूनानी डॉक्टर बोला जाता है। BDS होता है मैम जो डेंटिस्ट होते हैं हमारे, और BVSC जिसको वेटनरी साइंस बोलते हैं मैम, जिसमें हम पशुओं का इलाज करना सीखते हैं। तो ये सारे कोर्सेज हैं जो कि बहुत ही नॉमिनल फीस में हो सकते हैं, बच्चे उस तरफ भी मूव ऑन कर सकते हैं। पेरेंट्स से, अभिभावकों से ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों को MBBS अगर नहीं मिलता तो निराश ना हो, दूसरे कोर्सेज की तरफ भी आप जा सकते हैं। इसके साथ साथ मैम पैरामेडिकल कोर्सेज भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि B फार्मा, D फार्मा, BPT जिसको फिजियोथेरेपी डॉक्टर बोलते हैं, या फिर BSc नर्सिंग, ANM, JNM, और बहुत सारे रेडियो टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन। तो मेडिको में भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, सिर्फ एक MBBS ही नहीं है। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि अगर MBBS नहीं तो फिर ये ऑप्शंस हैं। अच्छा, अब मैं पूछूंगी कि हर कोई हालांकि MBBS ही करना चाहेगा, वो डॉक्टर ही बनना चाहेगा। आपने कहा ऐसे नहीं तो ऐसे आप अदर तरीके से डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर स्कोप क्या है?
एमबीबीएस के अलावा ये जो तमाम कोर्सेज आपने गिनाए उनके लिए? मैम देखिए, इसमें अगर मैं बात करूं कि एमबीबीएस के अलावा अगर बच्चे को एमबीबीएस अलॉट नहीं हो रहा, तो उस केस में मैम आइदर वेटनरी में आप जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्कोप है मैम। आर्मी की इंडिविजुअल रिजर्वेशन है गर्ल्स कैंडिडेट के लिए, जिसमें कि आपको वेटनरी साइंस करते के साथ ही जो है अच्छी जॉब मिल जाती है। अच्छा। आप अपना खुद का क्लिनिक रन कर सकते हैं मैम, बहुत अच्छा स्कोप है, वेटनरी में जाइए। मैम अगर मैं बात करूं BAMS आयुर्वेदा की, तो आज की डेट में मैम आयुर्वेदा का बहुत ज़्यादा स्कोप है। लोग वापस एलोपैथिक से आयुर्वेद की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं मैम। आयुष मंत्रालय तो मैम और गवर्नमेंट जॉब्स हैं, दवाइयाँ। आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने के बाद में मैम बहुत से बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि BAMS करने के बाद में मैं सर्जन नहीं बन सकता। तो मैम आज की डेट में आयुर्वेदा में सर्जरी भी वैलिड है। अब सर्जरी से अगर मैं बात करूं तो UG प्रोग्राम बोलते हैं हम, MBBS, BAMS, BHMS को, ये सब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। हाँ। एक MBBS डॉक्टर का, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर का बहुत बड़ा सपना होता है कि वो PG करे, जिसको हम बोलते हैं MD, MS और MDS। अच्छा, यानी इसमें भी UG और PG होता है, यानी ऐसा नहीं है कि MBBS आपने कर लिया तो बस, उसके लिए भी अगर आपको और ज़्यादा सीनियर और ज़्यादा महारत हासिल करनी है तो उसमें भी PG करना होगा? जी मैम, ये स्पेशलाइजेशन होती है। जैसे कि हमने ग्रेजुएशन करी, तो ग्रेजुएशन के बाद में हम जब मास्टरी करते हैं तो किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे करते हैं। ऐसे ही मैम MBBS डॉक्टर या BDS डॉक्टर या मैं कहूँगी BAMS डॉक्टर आगे पोस्ट ग्रेजुएशन की फर्दर स्टडी करते हैं। इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांचेज होती हैं जो कि एक MBBS डॉक्टर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सिलेक्ट करता है। जैसे कि रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, पीडियाट्रिशियंस होते हैं मैम, टीवी चेस्ट की एक ब्रांच होती है। उसके बाद में मैम जनरल सर्जरी होती है, ऑप्थेल्मोलॉजी होती है, एनेस्थीसिया, ENT, टीवी चेस्ट, उसके बाद में आपका साइकाइट्रिस्ट, ये सब डिफरेंट ब्रांचेस है जिसमें डॉक्टर्स जो हैं MBBS वो अपनी फर्दर स्टडी को कंटिन्यू करते हैं एज पर इंटरेस्ट। अभी जैसे जैसे आप बता रही हैं एक एक कोर्स और एक एक डिपार्टमेंट के बारे में, तो लग रहा है, रिकॉल हो रहा है कि हाँ, जब कभी हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट तो होते हैं, तो उनकी भी बाकायदा कोर्सेज होते हैं, ट्रेनिंग होते हैं, तब जाकर वो अपनी ये जिम्मेदारी संभाल रहे होते हैं। अच्छा, चूंकि सपना MBBS का है, MBBS नहीं तो ये अदर ऑप्शन आपने बताए हैं। एक डेंटिस्ट बनना है तो क्या ये इजी वे रहेगा कि आप डॉक्टर भी कहलाएंगे, और क्या ये BDS का ऑप्शन चुनना सही होता है आज की डेट में? जी देखिए मैम, अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं BDS प्रोग्राम तो उससे पहले हमें कुछ तमाम बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मैम BDS में गवर्नमेंट जॉब्स बहुत लिमिटेड है। या तो आप अपना खुद का क्लिनिक रन करें, सेल्फ प्रैक्टिस करें, क्लिनिक रन करें, या फिर मैम आप उसके बाद में MDS करके, जैसा कि मैंने अभी बताया, PG प्रोग्राम करके एक स्पेशलाइजेशन करने के बाद में आप एक अच्छे सर्जन बन सकते हैं। तो उसमें अच्छा स्कोप है। या फिर अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड में ऑलरेडी कोई डेंटिस्ट हैं जो क्लिनिक रन कर रहे हैं या जिनकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है, तो आप उनके साथ अटैच होकर भी इस फील्ड में काफ़ी अच्छा कर सकती हैं। अच्छा, फिजियोथेरेपी को लेकर आपने अभी ऑप्शन बताया, थोड़ा सा उसे डिफाइन करेंगी? जी, क्योंकि पिछले कुछ साल में मुझे लगता है फिजियोथेरेपी मैंने बहुत बार बहुत लोगों से सुना है, तो मुझे लगता है इसका भी स्कोप शायद ज़्यादा है। मैम हमारे मेडिकल इंडस्ट्री में कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ही ठीक कर सकते हैं मैम। आपने देखा होगा बहुत सारे ऑर्थोपेडिक्स, अगर किसी को भी किसी भी तरह की जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है तो वो BPT डॉक्टर, जिनको फिजियोथेरेपिस्ट बोलते हैं, उनको रेफर कर देते हैं कि आप थेरेपी कराइए तभी आपको रिलीफ मिलेगा। जिसमें मैं बोलूँगी लकवा एक ऐसी बीमारी है जो कि फिजियोथेरेपी से ही ठीक हो पाती है। तो काफ़ी अच्छा स्कोप है मैम, आप अपना खुद का हॉस्पिटल रन कर सकते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स को आप अपनी फिजियोथेरेपी से ठीक कर सकते हैं। अच्छा, कंपैरेटिवली अगर मैं देखूं तो क्या MBBS के जितना टाइम ही इन सब बाकी अदर ऑप्शंस में लगता है? नहीं मैम, डिफरेंट कोर्सेज में डिफरेंट ड्यूरेशन होती है। जैसे कि MBBS की बात करूँ तो 5.5 साल की पढ़ाई है, जिसमें 4.5 साल की एजुकेशन और 1 ईयर की इंटर्नशिप रोटेशनल चलती है। BDS एक 5 साल का प्रोग्राम है मैम। अगर मैं BPT की बात करूँ या बाकी अदर कोर्सेज की बात करूँ तो 2-3 साल 4 साल इस तरीके से अलग अलग कोर्सेज वाइज वेरी करते हैं। अच्छा, BDS का ऑप्शन तब भी ज़्यादा सही रहता है मुझे लगता है, क्योंकि आपने बताया कि अगर MBBS कर रहे हैं, डॉक्टर लगेंगे, तब तो आपको अदर ऑप्शंस अलग अलग जगह हॉस्पिटल में आपकी प्रैक्टिस के आधार पर, आपके हुनर के लिहाज से मिल जाएगी। लेकिन अगर डेंटिस्ट हैं
तो अगर कहीं जॉब करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, या अपना क्लिनिक खोल लें तो ज़्यादा सही रहेगा, या इसके अलावा कोई और ऑप्शन? मैम गवर्नमेंट जॉब्स हैं बट बहुत लिमिटेड जॉब्स हैं। अगर आप अपना खुद का क्लिनिक रन कर सकते हैं ये एक अच्छा ऑप्शन है, या फिर आप MDS करके हॉस्पिटल्स के साथ में टाई अप कर सकते हैं, एक सुपर स्पेशलाइजेशन में जा सकते हैं जिससे कि आप स्पेसिफिक पेशेंट को ही देखेंगे। इसमें भी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं लाइक ऑर्थोडोंटिक्स, प्रोस्थोडोंटिक्स, ओरल सर्जरी, जो कि स्पेशलाइजेशन वाइज जो है पेशेंट अपने डॉक्टर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करता और मुझे लगता है डेंटिस्ट के लिए तो तब ज़्यादा अच्छा भी रहेगा। और ऐसे बाकी डॉक्टर्स के लिए हम देखते हैं कि कई बार अगर फादर डॉक्टर हैं तो उनके बेटे भी डॉक्टर होते हैं, भले ही उनकी फील्ड अलग हो। ऐसे ही होता है कि भाई बेटे की शादी की है तो फिर उनकी बहू भी डॉक्टर आ रही हैं, पूरी फैमिली डॉक्टर होती है। कई बार अपना क्लिनिक या अपना हॉस्पिटल भी उनके जरिए खोला जाता है। तो यहाँ पर डेंटिस्ट के साथ भी क्या ऐसा ही कुछ देखती हैं आपके? अगर फैमिली में क्लिनिक पहले से है तो वो ज्यादा फायदेमंद रहता है कि आपने प्रैक्टिस की, कोर्स किया और फिर देन अपने हॉस्पिटल को आपने कंटिन्यू किया, आपने उसको रन किया, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अच्छा, अदर ऑप्शंस की हमने बात करी, लेकिन फिर भी जिसके दिमाग में ये स्टिक हो चुका है कि MBBS ही करना है, उनके लिए क्या ऑप्शन है? पॉकेट फ्रेंडली भी होना चाहिए, सीट्स भी लिमिटेड हैं, लेकिन ऑप्शन नहीं मिल रहा है देश में, तो क्या ऐसे में आप फॉरेन का कोई चांस देते हैं? डेफिनेटली मैम, देखिए मेरी सभी पेरेंट्स से फिर से वही रिक्वेस्ट है कि अगर MBBS नहीं हो पा रहा है तो अदर कोर्सेज की तरफ मूव ऑन करें, और उसके बाद भी अगर लग रहा है कि नहीं MBBS ही करनी है, तो उस केस में अगर आपका इंडिया में नहीं हो रहा है, आइदर वो ड्यू टू लैक ऑफ नंबर्स हैं या फिर पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, तो यू कैन गो मैम अब्रॉड ऑप्शंस, जिसमें मैम किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया, जॉर्जिया, नेपाल, बांग्लादेश, ये कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे आप बहुत ही नॉमिनल बजट में एक MBBS का कोर्स आराम से कर सकते हैं और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। अच्छा, मतलब वहाँ इतना स्ट्रगल नहीं है एडमिशन को? मैम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, WHO रिकॉग्नाइज्ड है, MCI रिकॉग्नाइज्ड है मैम। मैम वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था, इंडियन मेस चल रहा है वहाँ पे। उसके बाद में मैम जो एग्ज़ाम होता है, एक FMG का एग्ज़ाम होता है, जो मैम बच्चे इंडिया के बाहर से MBBS करके वापस इंडिया आके प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनको मैम एक एग्ज़ाम देना होता है FMGE, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम। उसके लिए मैम वो बच्चा एग्ज़ाम क्लियर करता है, लेकिन अब आने वाले समय में एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स मैम अब ये इंडिया वाले बच्चों को भी देना होगा, तभी वो अपना MBBS का या लाइसेंस ले पाएंगे। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा बता पाएँ इंडिया और बाहरी देशों में उस फीस स्ट्रक्चर का फ़र्क क्या है? कि क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला है, अपने बच्चे को अपने देश में ना रखकर दूसरे देश में भेजना, खुद से दूर करना, तो क्या वो बहुत ज़्यादा चीप कोर्सेज होते हैं, बहुत ज़्यादा कम फीस के होते हैं जो बच्चे या बच्चों के पेरेंट्स ऑप्ट करते हैं भेजते हैं? क्योंकि आजकल तो बहुत लोगों को सुनते हैं कि भाई फला जगह से MBBS हमारा बेटा या बेटी कर रहा है, उस देश में हमने भेजा हुआ है। जी मैम, देखिए अगर मैं बजट की बात करूं अब्रॉड में, तो मैम यहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए मिनिमम 70-80 लाख रुपीस लगते हैं, जो कि हर किसी के लिए मैम पेइंग कैपेसिटी इतनी सबकी नहीं होती। बिल्कुल नहीं। और मैम MBBS ही करना है, MBBS बनने का ही सपना है, तो उस केस में बच्चे को बिल्कुल अब्रॉड आप भेज सकते हैं। मात्र 15 से 17 लाख रुपए में किर्गिस्तान, कजाकिस्तान जैसी यूनिवर्सिटी का आपका जो है यूनिवर्सिटी में कॉलेज स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, फिर जब वो कोर्स वहाँ पर पूरा हो जाएगा, फिर वो वहाँ वापस इंडिया आएंगे, यहाँ एक एग्जाम क्लियर करना होगा जी, फिर वो आगे कंटिन्यू यहाँ पर एज ए डॉक्टर कर सकते हैं, एज ए डॉक्टरी प्रैक्टिस कर सकते हैं मैम। PG का भी एग्जाम दे सकते हैं मैम। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हमारे भी नोन टू में हैं जिन्होंने अब्रॉड से MBBS किया और इंडिया आके एग्जाम क्लियर किया, और उसके बाद में आज वो इंडिया के गवर्नमेंट हॉस्पिटल से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे भी ऑप्शंस, क्योंकि मैंने सुने, आपने तो ऑफ कोर्स सुने होंगे क्योंकि आप का काम है ये, जब यहाँ से बच्चे जाते हैं किसी भी देश में वहाँ कोर्स करने के लिए, तो कई बार फैसला ये कर लेते हैं, वहाँ सूट करता है उन्हें माहौल या फिर वहाँ की चीज़ों में ज़्यादा स्कोप नज़र आता है कि हाँ मुझे यहाँ फ्यूचर या करियर बनाना चाहिए, तो वो वहीं पर रहने का फैसला कर लेते हैं। उसमें आगे फिर क्या प्रोसीजर है मैम? आगे फर्दर स्टडी करने के लिए जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं एज पर यूनिवर्सिटी, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स आपको देने होते हैं। और अगर मैं बात करूँ कि MBBS करने के बाद में मैंने सपोज MBBS रशिया से करी और मैं रशिया में ही सेटल्ड होना चाहती हूँ, तो फिर मुझे कोई एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान तरीके से आपने बता दिया कि देश में ये मौके हैं, और अगर देश नहीं तो फिर विदेश का ये चांस है। चांस किसी भी तरह से मिस नहीं करना है, बस मेहनत अपनी करनी है। एक सवाल और आखिरी में आपसे पूछना चाहूँगी जो मेरे जहन में आया। स्कूल कॉलेजेस में हमने बड़ा सुना था रिजर्वेशन के बारे में
कि भाई ऐसे ऐसे इतनी इतनी सीट्स रिजर्व रहती हैं, क्या यहाँ भी ऐसा ही रिजर्वेशन होता है? डेफिनेटली मैम, और काफ़ी सारे रिजर्वेशंस होते हैं। अच्छा, जैसे कि जर्नल कैटेगरी में एक EWS कोटा गवर्नमेंट ने रिलीज किया, जिसमें इकोनॉमिकली वीक जो कैंडिडेट्स हैं उनको एडमिशन के लिए कुछ सीट्स रिजर्व कर दी। अच्छा, जर्नल वाले की मेरिट अलग बनेगी, EWS की मेरिट अलग बनेगी। हाँ। उसके बाद में मैम SC कैटेगरी वाला बच्चा कम नंबर लाके भी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा है, ST कैटेगरी होती है, EWS कैटेगरी के बारे में मैंने आपको बताया, PH कैटेगरी फिजिकली हैंडीकैप्ड मैम रिजर्वेशन होता है, फ्रीडम फाइटर्स के लिए कुछ रिजर्व्ड करी गई हैं सीटें। सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा मैम, जिसमें अगर किसी पेरेंट का एक ही बेबी है, एक ही बच्चा है और वो गर्ल कैंडिडेट है, तो मैम उसके लिए भी सीट रिजर्वेशन है। और हमारे इंडिया में कुछ राज्यों के अंदर ओनली वुमेन्स कॉलेज भी चल रहे हैं, जिसमें सारी की सारी सीटें सिर्फ गर्ल्स को मिलती हैं। तो ये भी एक रिजर्वेशन है मैम। अच्छा, कुछ रिजर्वेशन तो मैंने अभी सुने हैं और ये अप्रिशिएबल भी है कि गवर्नमेंट भी इस बात पर ध्यान दे रही है कि हाँ, जो बच्चे काबिल हैं, इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, BBS करना चाहते हैं या सीट पाना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ रिजर्वेशंस नज़र भी आ रहे हैं, यानी कि सरकार की मंशा भी इसमें नज़र आती है सभी को साथ लेकर चलने की। बहुत आसान भाषा में और बहुत अच्छे तरीके से आपने मेरे हर एक सवाल का जवाब दिया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी इसी तरीके से आप बच्चों को गाइड करती रहेंगी और ये जो वीडियो है, जितने भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति अरोरा जी, ये मार्गदर्शन बच्चों का करने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू, नमस्कार मैम।